हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स 2 में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट 1 का आज लेक्चर 6 है और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस 4 कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन सीएफ और पीआई को ऐड करके मिलता है। सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं और पीआई को कैलकुलेट करने के हम 3 केस कंप्लीट कर चुके हैं। आज पीआई को कैलकुलेट करने का 4th केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि 4th केस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पहले से पता है कि पीआई को कैलकुलेट करने का ये जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर जो y का कोफिशिएंट होता है वो d का फंक्शन होता है। इक्वल टू में हमारे पास q है। q के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का कौन सा केस बनेगा। तो ये हमारा पीआई को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला है ना? अब केस कौन सा होगा ये q पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? q पे डिपेंड करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 4 में q क्या होता है? e की पावर ax और v। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, देखो ये तो हमारे पास एक फंक्शन तो ये हो गया e की पावर ax और इसके साथ में एक दूसरा फंक्शन होगा v। अब ये जो v है ये x का कोई ना कोई फंक्शन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 4th केस में एक बात कंफर्म है कि e की पावर ax होगा, उसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन होगा। अब ये दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? देखो ये जो दूसरा फंक्शन है ये किसी और केस का फंक्शन हो सकता है। जैसे केस 2 में क्यू क्या था? केस 2 में cos ax और sin ax था, तो यहां पर v की जगह पर sin ax और cos ax भी हो सकता है। यहां पर कोई पॉलिनोमियल भी हो सकती है और यहां पर sec x tan x इस तरह के अदर फंक्शन भी हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा 4th केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस केस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, तो देखो पीआई का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीधी सी बात है, हम यहां पर क्यू की जगह पर ये पुट कर देंगे e की पावर ax vx। अब इस केस के साथ में डील कैसे करना है उसको जरा ध्यान से समझना। इस केस में कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको पुराने केस आते हैं, मतलब आपको केस नंबर 2 आता है, केस नंबर 3 आता है, केस नंबर 1 आता है, तो मान के चलिए आपको ये केस भी आता है। अब देखो क्यों, ध्यान से समझना ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखो यहां पर हमें करना क्या है, हमें यहां पर इस e की पावर ax को बाहर करना है। किसके बाहर करना है? 1/fd से बाहर करना है। तो हम इसको यहां पर e की पावर ax को बाहर कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है उसको समझिए जरा। देखो रिप्लेस d बाई डी प्लस ए, मतलब यहां पर ये जो fd है ना, fd इस fd में ध्यान से समझना मेरी बात को। fd में आपको क्या करना है? d को रिप्लेस करना है, d को रिप्लेस करना है, d को रिप्लेस करना है d प्लस ए से। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर e की पावर ax है, x का कोफिशिएंट क्या? a। तो आपको करना क्या है? d को रिप्लेस कर देना है d प्लस ए से। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लीजिए यहां पर e की पावर -2x है या 2x है, तो आप क्या करेंगे? d को d प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर यहां पर -2x है तो आप d को d-2 से रिप्लेस कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर आप d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं तो e की पावर ax जो है वो बाहर आ जाएगा 1/fd से। देखो ये बाहर आ गया, ये क्या हो गया? बाहर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आपको करना क्या है? अब आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ये क्वेश्चन देखो ये तो बाहर हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, हो सकता है ये केस 2 का क्वेश्चन बन जाए। किसका बन जाए? केस 2। मतलब यहां पर केस 2 भी बन सकता है, यहां पर केस 3 भी बन सकता है और यहां पर केस 5 बन सकता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है, जब ये e की पावर x पीछे आ जाएगा तो कोई ना कोई दूसरा केस यहां पर बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो केस 4 में नया कुछ भी नहीं है। केस 4 में नया केवल इतना ही है कि आपको e की पावर x को बाहर लाना है और d की जगह पर d प्लस ए लिखना है। उसके बाद ये कोई दूसरा ही केस बन जाएगा
जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। ये सबको पहले से आता है क्योंकि आप लोग क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। मैथ्स 1 में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत जगह पर हमने यूज किया था, और मैथ्स 2 के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर पांचों यूनिट इंटीग्रेशन की है, तो पांचों यूनिट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर पांचों यूनिट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधी सी बात है सभी यूनिट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला एक बार समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, वैसे सबको पहले से पता है, एक बार बस रिवाइज करा दें। इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक यू है और एक वी है, वो दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और हमें उनका इंटीग्रेशन करना है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और हमको उनका इंटीग्रेशन करना है तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तो वहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो u और v दोनों x के फंक्शन है और हमें इन दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि जो पहला फंक्शन है, मान लीजिए u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और v जो है वो सेकंड फंक्शन है, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको तो आप एज इट इज रखेंगे और जो दूसरा वाला फंक्शन होगा उसका आप x के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, उसके बाद माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन होगा और यहां पर जो पहला फंक्शन है u, इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो u डैश का मतलब है कि आपको u का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद इसी के आगे आपको v का इंटीग्रेशन करना है, मतलब u का डिफरेंशिएशन करना है और v का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, और करने के बाद जो भी आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसका हमें बहुत जगह पर यूज करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये फार्मूला सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, सिंपल सा है और मुझे लगता है पहले से याद होगा ना। अब देखो इसी फॉर्मूले का हमारे पास एक और फॉर्म होती है, इसी फॉर्मूले की एक और फॉर्म होती है। ये वाली फॉर्म आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ी, लेकिन मैथ्स 1 के अंदर मैंने 2-3 जगह पर इसको बताया था, ध्यान से समझना जरा। देखो ये जो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं ना u और v, अगर इसमें से जो पहला फंक्शन है, मैं यहां पर पहला फंक्शन u को मान रहा हूं, जो पहला फंक्शन है u, इफ u इज टर्मिनेटेड ऑन डिफरेंशिएशन, मतलब अगर u डिफरेंशिएट करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए u की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो 2 आ जाएगा और 3 बार कर दें तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 3 बार में ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए u इक्वल टू एक्स क्यूब है तो ये 4 बार में खत्म हो जाएगा, है ना। अगर u इक्वल टू एक्स है तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, और अगर u इक्वल टू एक्स की पावर 4 है तो ये 5 बार में खत्म हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर u जो है वो टर्मिनेट हो जाता है डिफरेंशिएट करने के बाद, तो वहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला नीचे लिखा है मैंने, इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होंगे और आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, आपका समय बचेगा। समय क्यों बचेगा? क्योंकि इस फॉर्मूले की अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको एक ही लाइन में पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिल जाएगा, जबकि यहां पर आपको 3-4 लाइन में जाके आंसर मिलेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए यूनिट नंबर 3 में हमें एक टॉपिक पढ़ना है फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज के हर एक क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका बहुत ज्यादा हमें यूज करना है। एक बात समझ लेते हैं क्या। देखो u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, ध्यान से समझना, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। देखो क्या करते हैं, जो पहला फंक्शन है u, उसको तो एज इट इज लिखना। देखो बिल्कुल एज इट इज लिख दिया मैंने, जैसा था वैसा ही लिखा, और लिखेंगे ब्रैकेट में, यहां पर हर एक फंक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे। और जो दूसरा फंक्शन है, देखो दूसरा v,
इसका एक बार इंटीग्रेशन करना है। यहां पर v1 का मतलब है कि v का एक बार इंटीग्रेशन हुआ है, ध्यान से समझना। v1 का मतलब क्या है, यहां पर इंटीग्रेशन एक बार। v1 का मतलब है कि हमने एक बार क्या करा है, इंटीग्रेशन करा है, ध्यान से समझना, एक बार। तो v का अगर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो v1 मिलेगा। अब आगे देखो, तो हमने किया क्या, u को एज इट इज लिखा और v का एक बार इंटीग्रेशन करा। अब इसको भूल जाओ, अब इससे हमारी अगली टर्म आएगी, इसके अगली वाली टर्म इससे आएगी। अब जरा ध्यान देना, यहां पर जो ये पहला फंक्शन है इसका तो करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो u का अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डैश आएगा, और जो ये v1 है इसका एक बार और करना है इंटीग्रेशन। देखो एक बार पहले हो चुका था, एक बार और करेंगे तो v2 आ जाएगा। तो v2 का मतलब क्या है कि v का दो बार इंटीग्रेशन हो चुका है। देखो एक बार यहां हो गया था, एक बार और कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आगे देखो ना, उसके आगे क्या करना है, अब ये जो u डैश है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, और जो ये v2 है इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार हो गया इंटीग्रेशन। उसके आगे चलते हैं, अब ये जो u डबल डैश है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो तीन बार हो गया, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना यहां तक मैंने कर दिया, देखो यहां तीन बार डिफरेंशिएशन और चार बार इंटीग्रेशन हुआ है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहीं तक खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, यहीं तक क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो ज्यादा से ज्यादा एक टर्म की जरूरत और पड़ सकती है। अगली टर्म क्या होगी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। हाँ, साइन का देख लेते हैं। देखो साइन ऑल्टरनेट रहते हैं, पहला साइन प्लस है, दूसरा माइनस है। देखो यहां पर प्लस है ना इस टर्म का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन चलते हैं ऑल्टरनेट। तो मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देखो सॉल्व करना है भाई आपको, है ना। तो यहां पर डी के फॉर्म में दे रखा है, और देखो आपको देखते ही पता चल गया कि ये केस नंबर 4 का क्वेश्चन है, क्योंकि ई की पावर एक्स और बराबर में लिखा है साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है भाई, केस नंबर 4 क्या होता है, केस नंबर 4 में ई की पावर ए एक्स और वी एक्स होता है ना। वी क्या होता है, कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर देखो ई की पावर ए एक्स, तो यहां पर ए की वैल्यू 1 है, और ये आपका वी क्या है, साइन एक्स हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसका सीएफ भी निकालना पड़ेगा, पीआई भी निकालना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन एकेटीयू यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2017 में। तो ध्यान दीजिएगा ना, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई, कितना आएगा, y आएगा, इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। पहले CF निकालेंगे, तो CF के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो पहले मैं यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 1 इक्वल टू में 0। ये तो बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है d माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। देखो ये तो आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ना। देखो d स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2ab मतलब 2d। तो यहां से हमें d की दो वैल्यू मिल गई, और दोनों ही वैल्यू इक्वल मिलेंगी 1,1। भाई d माइनस 1 दो बार आ रहा है, तो दो बार अगर आप पुट करेंगे 0 0 तो 1 1 मिलेगा। अब यहां पर CF का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्वल रूट्स के लिए CF का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2x। भाई यहां पर टू रियल और इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, तो ये तो हो गया फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर CF हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x और e की पावर में x। ये मेरे पास आ गया CF का फॉर्मूला। अब आगे देखो जरा, CF आ चुका है ना। नेक्स्ट देखो, CF आ गया, अब मुझे निकालना है PI। अब देखो PI को निकालने का क्या तरीका, ध्यान से समझना जरा। PI कैलकुलेट करना है भी मुझे, इसका बहुत आसान तरीके से हम इसको PI को कैलकुलेट कर लेंगे। बस ध्यान से देखें, यहां पर देखिए, तो हमारे पास ये FD हो गया और ये हमारे पास Q हो गया। हमें PI का फॉर्मूला लगाना है ना। PI का हमें यहां पर फॉर्मूला बस अप्लाई करना है। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर, FD कितना है, FD यहां पर है d माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये रहा d माइनस 1 का होल स्क्वायर, FD हो गया।
क्यू कितना है यहां पर, क्यू यहां पर है ई की पावर में एक्स, ई की पावर में एक्स और साइन एक्स, ये मेरे पास क्यू है। अब मैं यहां पर पीआई का लगाऊंगा फॉर्मूला। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स और साइन एक्स। बोले बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, ई की पावर एक्स को पीछे लाना है, किसके, 1 अपॉन एफ डी के, 1 अपॉन एफ डी के पीछे लेके आना है ई की पावर एक्स को। तो पीछे लाने का तरीका क्या है, अब जरा देखो, पीछे लाने का तरीका अभी हम देख चुके हैं। तो ई की पावर एक्स को पहले ले आएंगे, तो ये बचेगा, ई की पावर एक्स तो बाहर आ गया है ना भाई, ई की पावर एक्स बाहर आ गया, ये बचा 1 अपॉन डी माइनस 1 प्लस 1, डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और साइन एक्स। अब ये कैसे हुआ, देखो सीधी सी बात है, हमने अभी भी देखा था कि अगर यहां पर ई की पावर एक्स है तो हम क्या करते हैं, डी को रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस ए से। यहां पर ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो अगर हम ई की पावर एक्स को पीछे लाएंगे तो सीधी सी बात है, डी को रिप्लेस करना पड़ेगा डी प्लस 1 से, क्योंकि यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बोलो बात समझ में आ रही। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं रिप्लेस डी बाई डी प्लस 1, है ना, रिप्लेस डी बाई डी प्लस 1। चलिए मैं भी लिख देता हूं एक बार, यहां पर मैं लिख देता हूं रिप्लेस डी डी बाई डी प्लस 1, डी को डी प्लस 1 से रिप्लेस कर दो भाई। चलिए अब आगे देखो, अब देखो यहां पर कितना आसान हो जाएगा, देखो 1 से 1 ये कट गया, ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, और साइन एक्स। अब इसको आगे करने के दो तरीके हैं, इसको आगे करने के दो तरीके हैं। देखो दो तरीके क्या हैं, एक तो ये हमारा केस नंबर 2 बन गया भाई, क्या बन गया, केस नंबर 2। देखो नीचे क्या लिखा, 1 अपॉन एफ डी, है ना, और ये लिखा साइन एक्स। तो इसका मतलब ये हमारा केस नंबर 2 बन गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं पुट डी स्क्वायर। केस नंबर 2 में डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, और यहां पर ए की वैल्यू 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म। -1 यहां पर आप पुट करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल पी आई होगा। एक और भी तरीका है, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर दे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमें 2 बार इंटीग्रेशन क्यों करना है जब डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। तो यहां से हमारा पी आई आ गया, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन -1 का स्क्वायर और साइन एक्स। बोलो भाई बात समझ में आ गई, साइन एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 ही रहेगा, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमारा पी आई आ गया -e की पावर एक्स और साइन एक्स, है ना, क्योंकि माइनस अलग है स्क्वायर अलग है, प्लस मत कर देना इसको। तो -e की पावर एक्स साइन एक्स, ये हमारा आ गया पी आई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। दोनों को ऐड कर देते हैं, सी एफ कितना था, C1 प्लस C2x, और e की पावर में C1 प्लस C2x, e की पावर में x, हाँ e की पावर में x, और माइनस e की पावर में x और साइन x। और ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हो गया कंप्लीट, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, बस प्रोसेस को समझना है, वर्किंग रूल को समझना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।
तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो देखो e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, और ये जो 1/x+2 है ये हमारा v है, मतलब ये x का फंक्शन है। क्या है? x का फंक्शन। तो चलिए, और ये क्वेश्चन भी AKTU यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2022 में। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, d2y अपॉन dx² प्लस 2 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर में माइनस एक्स अपॉन x+2। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको हम डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं पहले तो d² अपॉन dx² की जगह d² आ जाएगा, तो d² प्लस 2d है ना, और प्लस में 1y आ जाएगा कॉमन। मैंने तीनों में से y को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो d² यहां से आया, 2d यहां से आया, प्लस 1 यहां से आ गया, इज इक्वल टू e की पावर में माइनस एक्स अपॉन x+2। समझ में आ गया सबको कैसे किया? आसान है। अब आगे देखो, सबसे पहले CF निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन ना d² प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है d+1 का होल स्क्वायर, d+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से d की दो वैल्यू आ गई, -1, -1 है ना। पहले +1 आई थी, अब दोनों आ गई -1 -1। तो CF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CF का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 x और e की पावर में mx, m कितना है? -1, तो डायरेक्ट लिख दो e की पावर में -x। तो यहां पर हमारा CF आ चुका है। अब हम बात करेंगे PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। PI कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जरा ध्यान दो, PI को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए FD। तो FD हमारा यहां पर कितना है? FD हमारा यहां पर है d+1 का होल स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए? और हमें चाहिए Q। तो Q हमारा यहां पर क्या है? Q को आगे लिख लेता हूं। Q यहां पर हमारे पास है e की पावर में -x अपॉन x+2। तो ये FD है और ये Q है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर अगेन वही सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। PI का फॉर्मूला लगाएंगे, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/FD इंटू में Q, 1/FD इंटू में Q, है ना। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो PI इज इक्वल टू 1/d+1 का होल स्क्वायर, d+1 का होल स्क्वायर, और Q क्या है? e की पावर में -x, e की पावर में -x और अपॉन में x+2, ये हमारा है Q। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? e की पावर -x को इधर लाना है, ये 1/FD है, इससे पहले लाना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस इस बार देखो x का कोफिशिएंट -1 है, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा d को, रिप्लेस d बाई d-1, d को d-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो d को d-1 से रिप्लेस कर देते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए रिप्लेस करते हैं। कितना आएगा? PI इज इक्वल टू 1/d-1, 1/d-1 और +1 मैंने रिप्लेस कर दिया, होल स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है 1/x+2, क्योंकि e की पावर -x पीछे चला गया। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 1/d² बचा भी। क्या बचा? 1/d²। तो PI इज इक्वल टू, एक मिनट, e की पावर -x कहां लिखा मैंने? अच्छा, इसको पीछे लिखा नहीं अभी, चलो इधर लिख देता हूं। ध्यान से देखो, PI इज इक्वल टू e की पावर में -x, e की पावर में -x, है ना। e की पावर -x को इधर ले आए, 1/d-1, d+1 हो गया, ये 1 से 1 कट जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर में -x इंटू 1/d²
और ब्रैकेट में 1/x+2, ऐसे लिख देता हूं 1/x+2। बोलो भाई समझ में आ गया। अब देखो आगे करना क्या है। अब यहां पर ये 1/d² है और आगे हमारे पास 1/x+2 का फंक्शन लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो ये 1/d² है, इसमें से 1/d की जगह पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर, ध्यान दीजिएगा, pi इज इक्वल टू e की पावर में -x इंटू 1/d इंटीग्रेशन 1/x+2 dx। कैसे लिखा भाई, 1/d² है तो 1/d² को 1/d इंटू 1/d लिख सकते हैं, और आपको मालूम है 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो बस यहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे लगता है सबको पता है। तो pi इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू e की पावर -x इंटू 1/d और देखो इंटीग्रेशन, भाई 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, आप सबको पता है 1/x dx होता है log x। क्या होता है, log x। और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, है ना, अगर फॉर्मूला 1/x के लिए वैलिड है तो फॉर्मूला 1/x+2 के लिए भी वैलिड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, log x+2 हो जाएगा। भाई 1/x log x होता है तो 1/x+2 log x+2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और हमारे सारे फॉर्मूले लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड रहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, log x+2 आ जाएगा भाई, log x+2 ये हमारे पास आ जाएगा। अब 1/d और बचा, तो इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा pi इज इक्वल टू e की पावर में -x इंटीग्रेशन, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन log x+2 और dx, है ना। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, है ना, क्योंकि log x के इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लास 12th में जब आप थे, है ना, तो आप लोगों ने log x का इंटीग्रेशन log x, log x², log x³, है ना, log 2x+3, इस तरह के बहुत सारे इंटीग्रेशन आपने किए हैं। कैसे किए थे मैं याद दिलाता हूं आपको। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो ये log x है, तो इसमें log x में क्या मैं 1 अपनी तरफ से लिख सकता हूं, 1 इंटू log x, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को हम 2 फंक्शन मानेंगे, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बस यही काम मुझे यहां पर करना है। तो ये log x+2 है, इसके बराबर में मैं 1 अपनी तरफ से लिख सकता हूं, है ना, 1 अपनी साइड से मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो e की पावर में -x इंटीग्रेशन 1 इंटू log x+2 और dx, बस हमारा काम हो गया भाई। अब इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, log को। अब आप सोच रहे होंगे सर फर्स्ट log को क्यों मानेंगे, रीजन क्या है, बताता हूं रीजन क्या है। ये हमारा 2 फंक्शन, 1 को हम 2 मानेंगे, इसको हम 1 मानेंगे। देखो रीजन ये है, अगर आप आई लेट, भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लगाते हैं आई लेट, है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन डिसाइड करते हैं कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो अगर हमें मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं, और उनमें से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स सबसे पहले आता है, तो इनवर्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। दूसरे नंबर पर यहां पर लॉग है, देखो यहां पर हमारे पास लॉग आ रहा है, अगर लॉग के साथ में एल्जेब्रिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो हम लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अब ये 1 क्या है, देखो अगर देखा जाए तो 1 की जगह पर क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, एक तरह से इसको एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है, इसी लॉग को 1 और 1 को क्या मानेंगे, 2 मानेंगे।
और दूसरा रीजन ये भी है, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता उसको फर्स्ट मानते हैं। तो भाई हमें लॉग का इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए लॉग को 1 मानेंगे। चलिए अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देता हूं, और इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें भाई मेन वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। ये तो हम तब लगाते हैं जब एक फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इस तरह से आता है ना। चलिए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या कहता है, आप जरा ध्यान से समझना। ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कहता है कि जो पहला फंक्शन है उसको तो एज इट इज लिखो, यानी कि लॉग एक्स प्लस 2 को तो एज इट इज लिखो, और जो दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करो। तो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, 1 dx। उसके बाद आता है माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन आता है। इंटीग्रेशन के बाद जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें लॉग का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो मुझे बताओ लॉग एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट कर दूं भाई, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग एक्स प्लस 2 का होगा 1/x प्लस 2। तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस 2। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है उसका करना होता है इंटीग्रेशन, तो 1 का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है ना। और ये जो भी आएगा इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x को पहले लिख दूं तो ये आ जाएगा x log x प्लस 2, x log x प्लस 2 माइनस, अब यहां पर देखो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, इसका मतलब ये आ जाएगा x/x प्लस 2 और dx। ये लीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 1 का इंटीग्रेशन x को मैंने ऊपर लिख दिया, x/x प्लस 2 हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेशन को करना है एक बार और, है ना। इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान से समझना जरा। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। पी आई इक्वल टू ई की पावर में माइनस एक्स ब्रैकेट, ये तो हमारा हो चुका है x log x प्लस 2 माइनस, देखो इसको इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, जो आसान तरीका है। देखो ऊपर x लिखा है तो ऊपर प्लस 2 और माइनस 2 कर दीजिए। तो अगर मैं ऊपर, ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर प्लस 2 और माइनस 2 कर दूं तो ये इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ हम इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, हम इनको अलग अलग कर देंगे, x प्लस 2 के अपॉन में x प्लस 2 लिखेंगे और माइनस 2 के अपॉन में भी x प्लस 2 लिखेंगे। तो देखो क्या आएगा अगले स्टेप में, ध्यान दीजिएगा ना। तो पी आई इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट x log x log x प्लस 2 माइनस, अब देखो माइनस हमें इनको दोनों को अलग अलग लिखना है भाई, अलग अलग करना है। तो माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx और dx। बोलो बात समझ में आ गई। इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे। अब अगला स्टेप देखो, पी आई इक्वल टू ई की पावर में माइनस एक्स ब्रैकेट x log x प्लस 2, x log x प्लस 2। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये x प्लस 2 अपॉन, ये भी x प्लस 2 था यहां पर ना, तो कहां चला गया, चलिए अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, तो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस, और ये हमारे पास बचा x प्लस 2 एंड dx। ये लीजिए, बोलो बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो,
बस अब हमारा अगले स्टेप में इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस टू। अब यहां पर देखो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो वन का हो गया एक्स माइनस, देखो टू तो कांस्टेंट है, वन अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस टू, तो टू लॉग एक्स प्लस टू। ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो देखो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स लॉग एक्स प्लस टू। अब यहां पर इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एक्स और प्लस टू टाइम्स लॉग एक्स प्लस टू। तो देखो log x प्लस टू यहां पर भी है, log x प्लस टू यहां पर भी है, हम चाहे तो इन दोनों में से log x प्लस टू को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस एक्स, ई की पावर में माइनस एक्स और log x प्लस टू कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू। इसमें से दोनों में से log x प्लस टू कॉमन लेंगे तो x प्लस टू आ जाएगा और log x प्लस टू और माइनस का x। तो ये मेरे पास आ गया पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को हमने कैसे कैलकुलेट किया। बस इसके बाद तो हमें कुछ करना नहीं है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें लिख देना है ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये हमारा पी आई है ना। और इससे पहले हम ऑलरेडी सी एफ कैलकुलेट कर चुके हैं। सी एफ कहां है, ये रहा, C1 C2 x ई की पावर माइनस एक्स। तो मैं यहीं पर एक काम करता हूं, जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं, है ना। देखिए क्या होगा नाउ, y इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर, नहीं आ नहीं पाएगा, तो मेरे ख्याल से आप अपने आप लिख लेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं बस जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई को ऐड करके लिख देना। देखो आपको लास्ट में जाके ऐसे नहीं छोड़ना है, सी एफ और पी आई को ऐड करके लिखना है, वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत इसमें किसी को नहीं हुई होगी। बस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज थी कि log x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, है ना, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। और कभी भी इंटीग्रेशन में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्लस माइनस करके अलग अलग करके उसको आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन एकेट्यूड 2025 में आ चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर में ही पूछा गया था। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं, y डबल डैश, y डबल डैश का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y डैश और प्लस का 2y और इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर x cos x। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो देखो देखते ही समझ में आ रहा है, यहां पर रूल 4 लगेगा, यहां पर रूल 3 लगेगा, ठीक है। तो पहले इसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। देखो इसका मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2dy और ये हमारा 2y और इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर x और cos x। यहां से y को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस में 2 y इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर x और cos x। तो सबसे पहला काम CF निकालने का है, तो CF निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, यहां पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डी इक्वल टू, फार्मूला सबको याद है, तो यहां पर होता है माइनस बी, देखो बी की वैल्यू कितनी है -2, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 और 4ac मतलब 8 आ जाएगा, अपॉन में 2a कितना है 1 है। तो यहां से हमें डी की क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें डी मिल जाएगा, देखो 1 से 1 तो कट जाएगा, इधर ये -4 बचेगा। चलिए 1 प्लस माइनस, यहां पर अंडर रूट में बचेगा -4 और अपॉन में आ जाएगा 2। अंडर रूट -4 का मतलब है 2 आयोटा, क्या मतलब है 2 आयोटा। चलिए भाई यहां पर लिख लेते हैं, तो इसका मतलब यहां पर हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा डी आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 1 बाई, ये 1 क्यों लिखा मैंने, ये 2 है ना, अभी हमने कैंसिल नहीं किया, ये हमारा 2 है। तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा और अपॉन में 2, अपॉन में 2। तो यहां से है ना, चलिए यहीं पर इसको लिख देता हूं, तो यहां से ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा और अपॉन में 2। 2 से 2 को हम कॉमन लेके अगर काट दें तो यहां पर डी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 प्लस माइनस आयोटा। बोलो बात समझ में आ गई भाई। तो हमारे पास एक पेयर आया है कॉम्प्लेक्स रूट का, तो सीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीएफ का फॉर्मूला। तो एक पेयर के लिए जो सीएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये लीजिए। अब यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, सीएफ आ जाएगा, सीएफ इज इक्वल टू अल्फा कितना है 1, तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट C1 बीटा कितना है 1, तो ये cos x प्लस C2 sin x, ये लीजिए हो गया भाई, सीएफ आ चुका। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीआई ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहां पर देखो ये एफ डी है और ये हमारे पास क्यू है, तो यहां पर सीधे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं पीआई का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अगर मैं यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं तो पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी स्क्वायर -2d और प्लस में 2, ये आ जाएगा, ठीक है। क्यू कितना है, क्यू हमारे पास है x प्लस ई की पावर में x और cos x। तो सबसे पहला काम तो ये है कि यहां पर इस वाले पार्ट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों को अलग अलग करता हूं तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर -2d प्लस 2 और यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर -2d और प्लस 2 और यहां पर आ जाएगा cos x, है ना, e की पावर x cos x, सॉरी e की पावर x भी है, e की पावर x और cos x। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये तो बन गया केस 3 और ये बन गया केस 4, है ना। चलिए तो यहां पर हमें क्या करना होता है, अब इसको देखो जरा, यहां पर तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे हम, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, है ना, और यहां पर केस 4 है, तो इसमें से हमें क्या करना होता है, देखो ध्यान देना, यहां पर अगर आपके पास x की पावर है, x की पावर n है, यहां पर n कितना है 1 है, तो नीचे जो एफ डी लिखा है इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म को हम कॉमन लेते हैं। तो देखो तीनों में लोएस्ट डिग्री की टर्म कौन सी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो ये हमारी लोएस्ट डिग्री की टर्म है, इसको हम कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1 को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अब जरा ध्यान दो, पीआई इक्वल टू ना, पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन लेना है हमें, तो 1 अपॉन, अगर मैं यहां पर 2 को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो यहां पर 1 बचेगा, 1 को सबसे पहले लिखना है, ये बचेगा डी स्क्वायर बाई 2 और ये बचेगा -d, तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2
और माइनस का कितना बच रहा है, माइनस का बच रहा है डी, माइनस का बच रहा है डी, ये हमारे पास बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया। और एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस। अब आगे चलते हैं, इधर देखो, मुझे इस e की पावर x को इधर लाना है भाई, केस 4 है ना, तो e की पावर x को इधर लाएंगे। तो सीधी सी बात है, x का कोफिशिएंट कितना 1, तो हम d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से। तो यहां पर सभी जगह पर d की जगह d प्लस 1 लिखेंगे और e की पावर x आ जाएगा पहले, तो e की पावर x आ गया पहले, और नीचे जहां पर d है वहां पर d प्लस 1 लिखेंगे। तो पहली टर्म हमारी d प्लस डी स्क्वायर है, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भी, d की जगह d प्लस 1। उसके बाद है माइनस 2d, तो यहां पर माइनस आएगा और डी की जगह डी प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस का 2, तो प्लस का 2 लिख दें। और यहां पर क्या बचा भाई, यहां पर हमारे पास बचा cos x, तो इस cos x को यहां पर लिख लेंगे, बस हो गया। अब इस वाले फैक्टर को उठा के ऊपर ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू 1, सॉरी इसको ऊपर ले जाना ना, तो यहां पर 1/2, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 1 प्लस, क्योंकि ये मेरा यहां पर x का काम कर रहा है, तो मैं इस x को ऐसे लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये x है ना, आप इसको ऐसा समझिए कि मैंने ऐसे लिख दिया, और अब इसको उठा के मैं ऊपर ले जा रहा हूं, और इस होल ब्रैकेट की पावर आ जाएगी -1। देखो एक मिनट, मैंने यहां से इसको हटा दूं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझ, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और ये वाले जो ब्रैकेट थे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये जब ब्रैकेट नीचे से ऊपर जाएगा पूरा का पूरा फैक्टर, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इसके बाहर लिखा हुआ x, ओ सॉरी क्या लिखा हुआ है इसके बाहर, x लिखा, ठीक है। अब आगे ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर x, यहां पर कितना था 1 है ना, हाँ 1। अब देखो यहां पर 1, और ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और ये आएगा माइनस का 2d, और 2 इंटू -2 × 1 माइनस का 2 और प्लस का 2, और ये बचा हमारा cos है। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो गया। देखो 2 से 2 कट गया, 2d से 2d कट गया भाई, है ना, ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, d स्क्वायर प्लस 1 बच गया हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप में पी आई इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर हमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लिखना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 + x की होल पावर -1 वाला, यही तो लगेगा। देखो ये x का काम कर रहा है, ये 1 है, तो ये फार्मूला क्या होता है भाई, 1 - x प्लस x स्क्वायर प्लस सॉरी -x³ और प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां पर x का काम ये कर रहा है, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 1 1 1 के बाद -1 माइनस, ये x का काम कर रहा है, तो यहां पर d²/2 माइनस का d, ब्रैकेट क्लोज। बोलो भाई बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और, मैंने केवल इसको यहीं तक एक्सपेंड किया है, देखो हमें कहां तक एक्सपेंड करना वो डिपेंड करेगा इस x पर। इस x का अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करें तो 1 आएगा, 2 बार करें तो 0 आएगा, इसका मतलब 2 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये 2 बार में खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए d² भी किसी काम का नहीं है, हमारे लिए केवल d काम का है, तो हमें d तक एक्सपेंड करना। तो सीधी सी बात है, हमें एक ही बार एक्सपेंड करना, और ये भी हमारा किसी काम का है नहीं, तो आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, बस हो गया कंप्लीट। अगर मान लीजिए बाहर x² लिखा होता, क्या लिखा होता, x², तो हम एक टर्म और लेके आते, x³ लिखा होता तो और आगे जाते। तो यहां पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां तक एक्सपेंड करना है, प्लस। अब आगे देखो, ये तो हो गया, यहां पर कितना बचा, e की पावर में x, और ध्यान से देखो जरा, एक मिनट, e की पावर में x 1/d² प्लस 1 और cos x, यही तो बचा। अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर 2 बन गया।
तो यहां पर मुझे डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, ए कितना है 1 है, तो यहां पर -1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये केस फेल हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है हमारा, केस फेल हो रहा है भाई। बोलो बात समझ में आ रही है, यहां पर हो रहा है हमारा केस फेल्योर, केस ऑफ फेल्योर। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि यहां पर आपको हर एक केस सीक्वेंस में पढ़ना है। ये हमारा है केस ऑफ फेल्योर, केस ऑफ फेल्योर। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद इसको करते हैं साथ में, है ना। तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। अब जरा ध्यान से देखो, इस x का मल्टीप्लाई, अच्छा पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 1 माइनस, देखो यहां पर ये डी स्क्वायर बाई 2 है, चलो लिख लेते हैं, वैसे इससे हमें कुछ आंसर मिलेगा नहीं, 0 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस डी, और बाहर लिखा x प्लस, आपको मालूम है जब केस फेल हो जाता है हमारा केस 1 में और केस 2 में, तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर x इंटू एक्स और 1/2d, 1/2d आएगा भाई, 1/2d और cos x, ये आ जाएगा। चलिए अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हमें पी आई का मिलेगा 1/2, इस x को यहां मल्टीप्लाई करूंगा 1 में x आएगा, देखो डी स्क्वायर बाई 2, अगर यहां पर x आएगा तो सीधी सी बात है यहां पर x का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे 0 आएगा, और ये हो जाएगा dx, और यहां पर अगर एक बार करेंगे तो 1 आएगा, प्लस e की, ये x e की पावर x, पहले मैं x को लिख देता हूं बाद में e की पावर x को लिख देता हूं, अपॉन में 2, और इस d का मतलब क्या है, देखो 1/d बच रहा ना हमारे पास, इसका मतलब है हमें cos x का एक बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो ना, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 x प्लस 1, है ना। तो यहां से हमारे पास आएगा पी आई इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, है ना। यहां से x, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, प्लस x e की पावर x अपॉन में 2, x e की पावर x अपॉन 2, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना, sin x। तो ये हमारा आ गया पी आई, दिस इज द फाइनल पी आई। अब हमें क्या करना है, इसका लिखना जनरल सॉल्यूशन ना, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब आप सी एफ भी आपके पास आ चुका है, सी एफ कहां है, ये रहा सी एफ, और पी आई आपके पास आ चुका है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, है ना। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 लाइन में आएगा, एक में आएगा नहीं, तो e की पावर में x c1 cos x प्लस c2 sin x और प्लस 1/2 x प्लस 1 प्लस x e की पावर में x अपॉन 2 sin x, और ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हो गया कंप्लीट। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ऐसी इसमें थी नहीं, है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, है ना। अब देखो कैसे होगा, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं ये क्वेश्चन, और एक इसके आगे और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो केस 4 के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं और केस 5 के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर बता दूं आगे, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो एक ही क्वेश्चन 2 या 3 केस से भी सॉल्व हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आप केस नंबर 5 से करेंगे तो हो जाएगा, इसके अगले वाले क्वेश्चन को भी अगर आप केस नंबर 5 से करेंगे तो हो जाएगा, और ये केस नंबर 4 से भी हो जाएगा। ध्यान से समझना कैसे, और मैं आपको बताऊंगा कि कब क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कब केस नंबर 4 से होता है और कब वो केस नंबर 5 से होता है। बात समझ में आ गई।
ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं, है ना। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x और साइन x। ये हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y एक्स ई की पावर x साइन x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ध्यान से देखो जरा। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ना, अगर ओपन करोगे तो आप यही आएगा, है ना, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो यहां से हमारे पास d की दो वैल्यू आ गई 1,1। इसका मतलब CF हमारे पास यहां पर आ जाएगा C1 प्लस C2x और e की पावर में x, है ना। e की पावर में mx होता है, m की वैल्यू 1 है। चलिए अब यहां पर हमारे पास देखो, हमारे पास यहां पर FD कितना है, FD हमारे पास यहां पर है d माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास Q कितना है, Q हमारे पास यहां पर है x e की पावर में x साइन x। ये हमारे पास है। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। पीआई का फॉर्मूला लगाएंगे, पीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और क्यू कितना है, एक्स। क्यू देखो जरा ध्यान से, एक्स ई की पावर एक्स और साइन एक्स। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो यहां पर 3 फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर 3 फंक्शन के लिए तो आपने कोई केस नहीं बताया है ना। हाँ, कोई केस 3 फंक्शन के लिए नहीं बताया, लेकिन यहां पर आपको अभी समझ में आ जाएगा कि 3 फंक्शन का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। देखो कैसे। सबसे पहले हमें क्या पता, हमें यह पता है कि अगर e की पावर x आ रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में e की पावर ax आ रहा है, तो हम उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे और जो बचा हुआ वो राइट में रहेगा। ये तो हम जानते हैं केस अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4। तो यहां पर सबसे पहले मैं केस नंबर 4 लगाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पी आई इज इक्वल टू, देखो यहां पर करेंगे क्या, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से देखना, रिप्लेस कैपिटल डी बाय डी प्लस 1। कैपिटल डी को डी प्लस 1 से रिप्लेस कर दो भाई, अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा एक मिनट, मैंने अभी e की पावर x को हमें लेफ्ट में भी लिखना है, इसको मैं लेफ्ट में लिखना भूल जाता हूं। हाँ, e की पावर x लेफ्ट में आ चुका। अब यहां पर 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बच जाएगा, x साइन x बच जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 अगर हम यहां पर कैंसिल आउट कर दें तो देखिए पीआई कितना आ जाएगा, पीआई इक्वल टू ई की पावर में x और इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर x साइन x। बोलो भाई ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो जरा इंपॉर्टेंट चीज, देखो भाई अब ये x साइन x आ रहा है। x साइन x के लिए आप कहेंगे सर हमने कोई केस नहीं पढ़ा है। हाँ बिल्कुल बात, हमने अभी तक कोई केस नहीं पढ़ा, हालांकि ये केस नंबर 5 है। देखिए जब साइन x के बराबर में x लिखा है तो ये हमारा केस नंबर 5 हो जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको 6 केस पढ़ाने वाला हूं, है ना। वैसे एक और केस भी बन जाता है 7th केस। उस 7th केस में
अगर साइन के बराबर में एक्स लिखा हो या कॉस के बराबर में एक्स लिखा हो, है ना, तो इस तरह के लिए एक और भी केस होता है, सेवंथ केस। लेकिन मैं उस केस को आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसके बिना हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा केस पढ़ें? बोलो, बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो यहां पर ये जो बन रहा है ना, ये हमारा केस नंबर 5 है। कौन सा केस है ये? केस नंबर 5, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर केस नंबर 5 है तो अभी कैसे करें? तो बेटा मैं आपको बता दूं, 1/d² का मतलब क्या होता है? 2 बार इंटीग्रेशन। और एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए, दोनों एक्स के फंक्शन है। तो क्या हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? हम यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को हम केस नंबर 5 के बिना भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को केस नंबर 5 से भी आप कर सकते हैं। देखो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप केस 5 भी लगा सकते हैं और इसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। मतलब दो ऑप्शन है इसके आगे करने के, या तो केस नंबर 5 लगेगा या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं क्योंकि अभी केस नंबर 5 हमने नहीं पढ़ा है। अगले लेक्चर में जब हम केस नंबर 5 पढ़ लेंगे, तो अगर आपको केस नंबर 5 आसान लगता है तो आप केस नंबर 5 से कर लेना, और अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान लगता है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेना। और वैसे मैं बेटा आपको बता दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बिना मैथ्स 2 आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहीं से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। चलिए भाई, तो क्या करेंगे? 2 बार इंटीग्रेशन करना है, पहले एक बार करेंगे फिर दोबारा करेंगे। e⁻x इंटू 1/d, है ना। देखो 1/d को मैंने बचा लिया और एक 1/d से हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन का साइन लगा। ये लीजिए, अब यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें पहला फंक्शन कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? आई लेट के अकॉर्डिंग, है ना भाई, आई लेट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। आई लेट, तो देखो यहां पर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सीधी सी बात है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लेंगे। ये हमारा पहला फंक्शन हो गया और ये हमारा दूसरा फंक्शन। क्या बोले, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसमें यहां पर, अब यहां पर हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दूसरा फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो, जो पहला फंक्शन है एक्स, ये 2 बार में टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, दूसरी बार करोगे 0 आ जाएगा। 2 ही बार में टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। मैं दिखा दूं एक बार फिर से आपको, ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। देखो एक बार फिर से देख लो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। देखो लगेगा कैसे, यहीं पर समझा देता हूं। एक्स साइन एक्स और dx है, तो यहां पर हमारे पास x का, u का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है। देखो हमारा फर्स्ट फंक्शन यहां पर x है, और v का काम कौन कर रहा है? साइन x कर रहा है। क्योंकि यहां पर हमारा जो साइन x है वो क्या है? दूसरा फंक्शन है। अब जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले फंक्शन को तो एज इट इज लिखो, लेकिन ब्रैकेट में लिखो, और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, भाई सबको पता है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो देखो मैंने पहले को एज इट इज लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन करा माइनस कॉस एक्स। अब देखो पहले का साइन प्लस होता है, पहले वाले का प्लस होता है, दूसरे वाले का माइनस होता है, यहां पर माइनस आएगा। अब क्या करना है? अब इधर नहीं देखना, अब इसको देखना है। देखो इसका करना है एक बार डिफरेंशिएशन, तो अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका करना एक बार और इंटीग्रेशन। देखो देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, देखो सीधी सी बात है, इसका एक बार इंटीग्रेशन करा तो ये आया, अब दोबारा करेंगे तो यहां पर आएगा। तो आपको पीछे देखना ही नहीं है, जो ये दूसरा ब्रैकेट है, देखो पहले का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, और माइनस पहले से लगा है, तो ये आ जाएगा माइनस का sin x। और अब देखो अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन एक बार को और करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब आगे कुछ नहीं आएगा, बस यहां पर खत्म हो गया, ये इतना ही आएगा हमारा। बोलो समझ में आ गया भाई सबको? क्लियर है सबको? चलिए अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। कहां पर पहुंच गए थे हम? हाँ, यहां पर। तो अब यहां पर फॉर्मूला लगा देता हूं, देखिए क्या आएगा। पी आई इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, e⁻x
ई की पावर एक्स इंटू 1/d ब्रैकेट। ध्यान से देखना, फर्स्ट फंक्शन, अब देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, एक्स आ जाएगा भाई, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट में लिखना भी मुझे, फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा, है ना, एक्स का एक्स ही लिखेंगे। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस। अब देखो यहां पर आएगा माइनस साइन, ऑल्टरनेट साइन चलता है। अब एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा, इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगा, कॉस का साइन होता है और माइनस पहले से, तो माइनस का साइन एक्स आएगा। हो गया भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कंप्लीट। देखो आसान है ना ये फॉर्मूला। अगर आप पहले वाले फॉर्मूला देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पहला फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप उस फॉर्मूले को लगाते तो 2-3 लाइन में आपका आंसर आता, यहां पर एक में ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, अब यहां पर देखो, अभी आगे चलते हैं, ई की पावर एक्स इंटू, अब देखो 1/d का मतलब क्या, अगेन इंटीग्रेशन है ना, लेकिन पहले चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में एक्स कॉस एक्स, माइनस में एक्स कॉस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स, यही आएगा ना। अब हमें क्या करना है, अभी हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना है, इसका भी और इसका भी, तो दोनों का एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, है ना। अब यहां पर देखो ये माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन, चलिए इंटीग्रेशन, एक काम करता हूं, माइनस साइन को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस, नहीं बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसमें अलग है, चलिए कोई बात नहीं। ई की पावर एक्स 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो जरा, तो यहां पर ये माइनस और x cos x dx का इंटीग्रेशन प्लस, और इस sin x का भी इंटीग्रेशन, sin x dx, क्लियर है? देखो कुछ नहीं किया मैंने, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी करेंगे, पर दोनों का इंटीग्रेशन कर देते, क्वेश्चन कंप्लीट। ई की पावर x ब्रैकेट, अब यहां पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा पहला फंक्शन और ये हमारा दूसरा फंक्शन, है ना, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। देखो माइनस साइन बाहर है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, ध्यान से देखो जरा, पहले फंक्शन को सेम लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स लिख दिया इंटीग्रेशन करके, फिर माइनस साइन आएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा हो चुका भाई, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस, है ना, और ये हमारा ब्रैकेट, ई की पावर एक्स हमारा बाहर है, देखो ये माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस रहेगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर में एक्स, ई की पावर में एक्स ब्रैकेट। अब मैं इस ब्रैकेट को देखो, ये माइनस साइन अंदर जाएगा दोनों के साथ में, तो ये माइनस माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स, और देखो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस है और एक माइनस ये है, तो इसका मतलब ये माइनस का कॉस एक्स बनेगा भाई, है ना, माइनस का कॉस एक्स, और यहां पर ये माइनस का कॉस एक्स, ये आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको कैसे आया, है ना, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो e की पावर, इसमें से अगर मैं माइनस कॉस, माइनस को बाहर कॉमन ले लूं, तो e की पावर x, x साइन x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 cos x, बस ये हमारा क्या आ गया, पी आई आ गया, दिस इज द पी आई, ये हमारा फाइनल पी आई है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिख देना है, सी एफ को और पी आई को, तो हमारा यहां से जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा ना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो यहां से y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया था, सी एफ सी वन सी टू एक्स ई की पावर एक्स,
C1 C2 x और e की पावर में x, ये माइनस में आ रहा है तो माइनस e की पावर x ब्रैकेट x साइन x और प्लस 2 cos x। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो एक और चीज मैं यहां पर इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन केस 5 से भी हो सकता है, और अगर जो मैथ्स 1.0 वाला बैच है उस बैच के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को केस 5 से करा रखा है, तो आप केस 5 से भी कर सकते हैं, केस 4 से भी कर सकते हैं, दोनों से आसान है ना। यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर बाई चांस देखो क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा केस 4 से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो एक चीज बता दूं मैं, यहां पर ये डी स्क्वायर आ रहा है, अगर गलती से ये डी स्क्वायर की जगह पर कुछ और आ जाता, मान लीजिए डी प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आ जाता, या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता डी स्क्वायर प्लस 1, तो उसके बाद ये भाई डी स्क्वायर प्लस 1 आ जाता तो हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा ही नहीं पाते। तो अगर यहां पर डी स्क्वायर के साथ में कुछ और आ जाता तो फिर ये क्वेश्चन केवल और केवल केस नंबर 5 से होता। तो इस स्टेप पर जाकर के आपको पता चलेगा कि केस नंबर 4 से ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, केस नंबर 5 से तो 100% होगा। बात समझ में आ रही है, यहां पर इसके साथ कुछ भी आ जाए केस नंबर 5 से 100% होगा, लेकिन केस नंबर 4 से होगा या नहीं होगा वो यहां पर जाके पता चलेगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, और ये क्वेश्चन भी एकेडीयू यूनिवर्सिटी में 2024 में आ चुका है, और उससे पहले भी कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। और अगेन इस क्वेश्चन को आप केस नंबर 5 से भी कर सकते हैं और केस नंबर 4 से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इस क्वेश्चन को केस नंबर 4 से कराने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत ज्यादा यूज है मैथ्स 2 के अंदर। करने के लिए आप इसको केस 5 से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और केस 4 से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से करा रखा है, आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं, दोनों से आसान है। ऐसा नहीं है कि किससे आसान है किससे टफ है, लगभग दोनों से सेम ही पड़ेगा। चलिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो यहां से सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला है d-2 का होल स्क्वायर, तो d की दो वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल है। तो दो रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमारा CF का फॉर्मूला ये हो गया, ये हमारा CF आ गया। FD हमारे पास d-2 का होल स्क्वायर है, और ये हमारे पास QF PI का फॉर्मूला लगा दिया, यहां तक आ गया। देखो अब यहां पर अगेन हमारे पास 3 फंक्शन है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है ना। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि e की पावर 2x यहां पर है, तो इस e की पावर 2x को हमें बाहर निकालना है, और इसको बाहर निकालने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, रिप्लेस 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 क्या रिप्लेस करना है, देखो x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें यहां पर d को रिप्लेस करना है d+2 से, बस इतना काम हमें करना है। d को d+2 से रिप्लेस कर दो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। यहां पर जाके रिप्लेस किया मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, आप नीचे लिख लेना। तो रिप्लेस d बाई d+2, तो देखो मैंने d की जगह d+2 कर दिया, तो 2 से 2 कट गया। अब देखो हमारे पास 8 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x इधर आ गया, तो ये 1/d² x² sin 2x आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके पास दो चॉइस है, या तो आप केस नंबर 5 लगाएं, या आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ, यहां पर x² है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा होगा, लेकिन जब आप इसको केस नंबर 5 से करेंगे ना, तो वहां पर भी उतना ही लेंथी होगा। तो अगर मैं सही बताऊं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू केस नंबर 5, अगर बिल्कुल आप कंपेयर ही करेंगे तो, है ना। चलिए देखते हैं भाई। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, 1/d को बाहर रखकर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। देखो कितना आसान है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। देखो पहले फंक्शन को लिखा सेम ब्रैकेट में, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x, और 2x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। तो ब्रैकेट में ही लिखना है सब कुछ, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ब्रैकेट में ही क्यों लिखना है, तो देखो अभी मैं आपको बताता हूं क्यों लिखना है। देखो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 2x आएगा, है ना। और देखो अब ब्रैकेट में लिखने का फायदा क्या है,
हमें इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करना है और इस वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, नहीं तो ये मिक्स हो सकते हैं। अब यहां पर आ जाओ, इसका इस वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है, इस वाले ब्रैकेट का, तो कॉस का हो जाएगा साइन, और देखो cos 2x है तो sin 2x और अपॉन में 2 आएगा, पहले से 2 था, एक 2 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस सेम रहेगा भाई, माइनस पूरे ब्रैकेट का करना है ना, ठीक है। अब इसका करो डिफरेंशिएशन तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा। अब इसका करो इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो देखो एक माइनस पहले से, एक माइनस और आ जाएगा तो ये प्लस हो गया cos 2x, और अपॉन में 2 आएगा, 4 पहले से था 8 हो जाएगा। कितना आसान है, बोलो भाई बात समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 आएगा, यहां पर 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x sin 2x अपॉन 2, और यहां पर ये आ जाएगा आपका cos 2x अपॉन 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखो, अब अभी एक बार और है बाहर 1 अपॉन डी, तो क्या करेंगे, अब इसको 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 और इसको एक एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो देखो यहां पर -1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, और एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन कर दिया भाई, -1/2 ये तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी एक बार इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 को बाहर कर दिया, x sin 2x कर दिया, और इसका भी इंटीग्रेशन करना है 1/4 को बाहर कर दिया, cos 2x कर दिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा लगाना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब आपको मैं बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, है ना। तो हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब ध्यान रखना ये -1/2 इस इंटीग्रेशन के बाहर है, इसलिए देखो मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर प्लस साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। तो यहां तक हमारा ये वाला इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट हो गया, देखो यहां तक कर्ली ब्रैकेट लिखा है। तो ये -1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब इसका करते हैं, देखो 1/2 बाहर आ गया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को सेम लिखा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, खत्म हो गया। और यहां पर देखो यहां से कर्ली ब्रैकेट, ये 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा। उसके बाद ये 1/4 है, cos 2x का होता है sin 2x, और अपॉन में आ गया 2। बस अब कुछ नहीं करना, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई का मतलब है ये जो माइनस का 1/2 है ये सब में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी और इसमें भी। यहां पर 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो, और ये भी मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो ये सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें sin 2x अपॉन 8, sin 2x अपॉन 8, sin 2x अपॉन 8 3 बार आ रहा है, तो इसको हम 3 sin 2x अपॉन 8 लिख सकते हैं। ये 2 बार आ रहा है, तो अगर ये 2 बार आ रहा है x cos 2x अपॉन 4, x cos 2x अपॉन 4, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा ये -2x cos अपॉन 4, तो 2 से 2 काट दिया मैंने, यहाँ 2 बचा, और बाकी ये वाली टर्म। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इस 8 को मैं अंदर ले गया, इस 8 को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि नीचे से डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा अगर 8 को अंदर ले जाते हैं। तो अगर 8 को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो ये हमारे पास आ चुका। देखो ये sin 2x की टर्म है, ये भी sin 2x की टर्म है, इसमें से sin 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 - 2x स्क्वायर बच जाएगा, sin 2x कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस का 4 cos 2x बचेगा। तो ये हमारा पीआई हो गया। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है ना। अब यहां पर देखो डीपीपी में मैंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको एक बार ट्राई करना, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख के घबरा मत जाना, यहां पर एफ डबल डैश लिखा है ना, ये तो ई की पावर एक्स को तो आप बाहर निकाल देंगे, और यहां पर 1/d² आएगा। तो जब आप एफ डबल डैश को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा वापस, है ना, क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। यहां पर ये कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स लिखा है, तो कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। तो पहले यहां पर फॉर्मूला लगाना, ये केस 4 बन जाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला लगाते ही देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि केस 4 नहीं बन रहा है, लेकिन फॉर्मूला लगाते ही केस 4 बन जाएगा। इसका फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, इसको देखो, देखो इस वाले पार्ट में केस 4 लगेगा और इस वाले पार्ट में केस 3 लगेगा, सॉरी केस 2, ये केस 2 है, ये केस 4 है, एक ही क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जैसा मैंने अभी भी कराया ना, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है देखो एकेडीयू 2018 में आ भी चुका है। तो यहां पर हमारा जो केस नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 2 केस और बचे, केस नंबर 5 और केस नंबर 6, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 5 करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 6 करेंगे, और उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
है ना। उसके बाद इस यूनिट में 5-6 लेक्चर और बचेंगे। क्लियर है। तो अभी जितने मैंने केस आपको करा चुका हूं, उन केस के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहां पर मैं आपको सारे पीवाईक्यूज करा रहा हूं। देखो इस टॉपिक से लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, सारे मैंने यहां पर आपको करा दिए। एक क्वेश्चन ये वाला, इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जितना मैं करा रहा हूं बस आपको उतने ही करते जाना है ना। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स 2 में अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।